आज के हमारे पहले गेस्ट है फ्रॉम ऑल द वे पंजाब, गौरव जुनेजा, जिनका निकनेम है टेक गैरी। जब मैंने इमेज जनरेशन की हम बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट से हम इमेज जनरेट कैसे करें, तो वो पहले इनका चैट जीपीटी का डेली टूल था और कुछ और कंपनीज भी रिलीज कर रही थी मॉडल, लेकिन वो बहुत उससे आप एज ए प्रोडक्शन लेवल की इमेजेस जनरेट नहीं कर पाते। मतलब लोग पहले बोलते थे वीडियो नहीं बन सकता, वीडियो विथ ऑडियो नहीं बन सकता, बट VO3 जस्ट लॉन्च, मतलब इंडस्ट्री लेवल, मतलब मूवी की तरह वीडियो बनते हैं। तो हाउ एग्जैक्टली ये वीडियो कैसे बनते हैं एआई में? अगर आपको बेसिक्स पता है तो एआई आपका काम, अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो वो एक एआई आपका काम 5 मिनट में करके देता है। तो आईटी सेक्टर में तो हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि विद चाय टाइम विद मंथन बाबा मैं एक नई सीरीज ऑफ सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट सीरीज एंड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड विद मंथन बाबा, जिसमें वी विल टॉक विद द न्यू जेन CEOs जो एआई ने बहुत ही डीपली वर्क करते हैं और उनको एआई के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग एआई इन अ ट्रमेंडस मैनर। आज के हमारे पहले गेस्ट है फ्रॉम ऑल द वे पंजाब, गौरव जुनेजा, जिनका निकनेम है टेक गैरी। तो टेक गैरी जी रोज मतलब रोज कुछ ना कुछ टेक न्यूज़ अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालते रहते हैं। सो दैट इज ट्रिमेंडस, और मैं भी मेरी टीम को शेयर करता हूँ कि आपको ऐसे न्यूज़ क्यों नहीं मिलते जो उनको मिल जाते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम के वो ये सारे न्यूज़ कहाँ से लाते हैं, हाउ वी कैन नो कि एआई के बारे में हम ज़्यादा कैसे जान सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट विथ गौरव। सो वेलकम गौरव, कैसे हैं आप? हेलो मंथन, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। तो सो गौरव, पहला क्वेश्चन है कि ये टेक गैरी नाम कहाँ से आया? और ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। तो एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ कंटेंट की, वो है टेकी गैरी के नाम पे। दैट इज टेकी गैरी। सो actually I am working in this industry, digital marketing agency in last 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 2019 से। okay. तो मेरी कंपनी का नाम है एडसो डिजिटल, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब मिंटू से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी कुछ बदल गया है, तो मैं एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता हूँ। अभी 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 स्टार्ट किया है, अभी मींस बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आई होप धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तो उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग आपको जरूरी, मतलब कि जब आप बोलते हो तो आपको कंपनी के नाम की बजाय आप अगर अपना नाम यूज करोगे फॉर द कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे लगता है कि वो आप ज्यादा इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल के कोई कोई एक रिसर्चर है या कोई एक कंपनी का सीईओ है, जैसे सैम अल्टमैन है या एलॉन मस्क है या सुंदर पिचाई है, वो अपनी कंपनी से तो करते करते हैं, मतलब ये न्यूज शेयर करवाते हैं, लेकिन खुद वो भी अपने ट्विटर हैंडल से, अपने ज्यादातर ट्विटर हैंडल से ही करवाते हैं। वो दैट इज एडवांटेज ऑफ द पर्सनल ब्रांडिंग, कि लोग आपके नाम के साथ जुड़ते हैं फॉर द कंटेंट। सर्विसेज वो आपकी कंपनी से लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल इन आईटी इंडस्ट्री, इज वेरी फ्लेक्सिबल। आप कंपनी से भी काम कर सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग से भी काम कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए ये ठीक रहता है कि मैं जो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो अपने नाम से करूं। तो इसलिए मैंने टैकी गैरी, मुझे लोग बुलाते हैं, मेरा नाम गौरव है, तो बस वो ऐसे मिलाकर टैकी गैरी बन गया। ओके गौरव जी, चलो चलिए शुरू करते हैं।
जी जी जी। Okay. So Gaurav, first 5 minutes we will let you मतलब हम आपके बारे में जानेंगे, then we will move towards AI questions. So ओके। आप आपने जैसे बताया कि आप एडसॉल डिजिटल के फाउंडर हो, तो एडसॉल जो डिजिटल मार्केटिंग है और एआई मार्केटिंग है वो कैसे फिट हुआ, और सेकंड है कि आपका ये टेक्नोलॉजी के बारे में क्रेज कब से शुरू हुआ? एक्चुअली पहले मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी का क्रेज है वो तो आपको बहुत पहले से हो जाता है, लेकिन जैसे आ, मेरे घर में मेरे पापा वर्क करते थे, एक तरह का वर्क था वो कंप्यूटर पे होता था। तो 1998 1999 2000 से मैं मींस वो 95 विंडोज वाले कंप्यूटर होते थे, डॉस डॉस वाले, एमएस डॉस वाले यूज करता था। तब से एक क्रेज था कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। कि अब तो चलो हाँ टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में है, जैसे बहुत अच्छे फोन्स हैं हमारे पास, लैपटॉप कंप्यूटर्स है। तब इतना नहीं होता था, तब तो आपको बिंटू से इतनी क्यूरियोसिटी होती थी, एक तो हम बच्चे थे, तो ऊपर से भी कंप्यूटर चल रहा है, जो टाइप कर रहे हैं वो स्क्रीन पे आ रहा है। तो इट वाज लाइक ए मैजिक। तो तब से क्यूरियोसिटी थी कि कैसे कैसे नई नई चीजें करके देखें। तो ये चीज क्यूरियोसिटी आगे जाकर स्टडी में, एजुकेशन में हुई। एजुकेशन के बाद फिर कुछ टाइम बाद ये काम शुरू हुआ। अब ये डिजिटल मार्केटिंग का काम है वो, दैट वाज माय पैशन। एक्चुअली आई वाज इन ए गवर्नमेंट जॉब एंड जो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट है इसमें। आईटी में लगा लो, जा कोडिंग में जा सकता था, लेकिन आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन डिजाइन। design designing the, you can say, graphic design or video editing I was more interested into। एंड उससे रिलेटेड ही फिर अगर आप कोई कंटेंट को बनाओगे तो आपको कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो उसमें फिर डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, एसईओ आ जाता है, मेटा एड्स आ जाती है, गूगल एड्स आ जाती हैं, और ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्लाइंट को आपको फुल सोल्यूशन देना पड़ता है। वो एक चीज के लिए आपके पास नहीं आता। आप बहुत बड़ी कंपनी है तो एक चीज के लिए आपके पास आएगी, लेकिन अगर आप जो मीडियम एंटरप्राइज या स्मॉल बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना पड़ता है। कि कंटेंट भी आप क्रिएट करोगे, फिल्मिंग भी खुद करोगे, डिजाइन भी खुद करोगे, एडिटिंग भी खुद करोगे, वेबसाइट भी उनकी खुद डेवलप करके दोगे, और आगे जाकर अब एआई का भी जो ऑटोमेशन होगा वो भी करके दोगे। तो मेरी कंपनी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फ्रॉम द कंटेंट क्रिएशन टू वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। नाउ वी आर फोकस्ड इनटू एआई बिकॉज सारा कुछ चेंज हो गया है। तो we are focusing more into AI। ग्रेट सर। सो कब आपको लगा कि एआई एक सिर्फ टूल नहीं है, इट्स अ माइंडसेट? AI मुझे, मैंने जब चैट जीपीटी आया कुछ दिन बाद, जैसे मैं तो टेक से रिलेटेड हूँ, तो मुझे तो जैसे एट ए टाइम मुझे भी नहीं पता चला, कुछ दिनों बाद, कुछ वीक्स बाद रिलीज होने के, तो मुझे ये लगा कि इट्स अ गुड चैटबॉट। देखो तब चैट जीपीटी की यूसेज और आज जो चैट जीपीटी है, 3 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर वो वहां पे 5 पे था, अब वो 80 90 पे है, बहुत डिफरेंस है। तो हमें ये लगता था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम यही को यूज किया, चैट जीपीटी को यूज किया, तो मुझे लगा कि यार इट कैन गिव यू, ये चीजें ये रीजन नहीं करता था इतना अच्छा। ओके। वो आपको नेक्स्ट, जो उसका मेन काम था, नेक्स्ट टोकन प्रोडक्ट करके देना। आपने बोला कि यार ये ऐड है मेरी, ये एक फुटवियर की ऐड है, और फुटवियर को मैंने पहले एआई में बताऊंगा। तब क्या होता था कि विजन मॉडल तो नहीं थे, तो आपको वो उसमें बताना पड़ता था कि ये कंपनी है, ये इतने टाइम से बना रही कंपनी बारे बताकर कि ये मैंने हेडलाइंस लिखी है ऐड पे, ग्राफिक डिजाइन पे, मुझे अब इसकी कैप्शन चाहिए जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी। ओके। तो वो उसकी कैप्शन लिख के दे देता था, तो उसको बोलते थे क्रिएटिव लिख दो, वो क्रिएटिव लिख के दे देता था। लेकिन अब तो सारा कुछ ही चेंज हो गया है। मींस उसके बाद जब आपने बोला ना कि एज ए टूल से माइंडसेट कब बना, वो एग्जैक्ट मोमेंट था 2023 में, जब मिड जर्नी आया था। ओके। मिड जर्नी में
जब मैंने इमेज जनरेशन की हम बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट से हम इमेज जनरेट कैसे करें, तो पहले इनका चैट जीपीटी का डैली 2 था और कुछ और कंपनीज भी रिलीज कर रही थी मॉडल, लेकिन वो बहुत, उससे आप एज ए प्रोडक्शन लेवल की इमेजेस जनरेट नहीं कर पाते। तो सभी को ये ऐसा लगता था कि यार टेक्स्ट में तो ठीक है, लेकिन इमेज में एआई काम नहीं कर सकता, क्योंकि इमेज को कैसे समझेगा, अगर समझेगा तो वो क्वालिटी नहीं देगा। वो जैसे हमारे वी हैव 5 फिंगर्स इन वन हैंड, तो वो हेलुसिनेट कर जाता है, 6 फिंगर दे देता है, तो गलती कर जाता है। तो ऐसे था बहुत ज्यादा, मतलब 2 साल पहले आज से इमेज जनरेशन में। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मिड जर्नी के आने से ये चीजें काफी सॉल्व हो गई थी, क्योंकि प्रोप्राइटरी मॉडल था और जल्दी जनरेट कर रहा था, 10 सेकंड 15 सेकंड में जनरेट करके दे रहा था, और उसको बाद में चेंज भी कर रहा था फोटोज को। तो मुझे लगा कि यार नहीं, एआई कैन डू मोर बेटर इन इमेजेस। और आज तो आपको पता है, हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या क्या हम कर रहे हैं एआई से। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट लाइक दैट। No, Midjourney was doing great thing because उस टाइम पे आप जो बात कर रहे हो 2023 की, so I tried to create the AI model, okay, but the problem is still there, that the consistency वाला, but अभी it's all too much। अभी वीडियो में ही प्रॉब्लम आता है, इमेज जनरेशन में you can keep a consistency, so we will deeply discuss on that। So Gaurav, what exactly, like artificial intelligence, machine learning और deep learning से कितना different है? You can say like AI as a full subject, and deep learning and machine learning is a chapter or sub chapters of it। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि आप, हम सोच रहे हैं कुछ, हम रीजन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कुछ, हमारा माइंड कहीं पे आ रहा है माइंड में, कि हमारी इंटेलिजेंस है कि हम किसी चीज को देख के उस पे अपना कुछ राय दे रहे हैं या उसको थॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज इंटेलिजेंस, कि ये सही है ये गलत है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि आप, मशीन आपकी तरह सोच रहा है, उसमें अब इंटेलिजेंस आ गई है। कैसे आई है वो हम आगे चल के बात करेंगे भाई, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से। लेकिन उसके पास अब इंटेलिजेंस आ गई है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक पूरा चैप्टर है। एआई इज ए फुल चैप्टर। लाइक आप बोल सकते हो कि जब आप सीरी को यूज करते हो तो आपकी लैंग्वेज को समझता है, सीरी तो एआई से पहले से है। Yes। एआई कोई नई टर्म नहीं है, हमने एआई को तब से जाना जब से चैट जीपीटी आया है। Okay। लेकिन एआई की टर्म तो 1950 से चल रही है। एआई तो बहुत पुराना है। सीरी, यू कैन से कि सीरी भी एक तरह का एआई है जो आपकी आवाज को समझ सकता है और आपको रिप्लाई कर सकता है। जैसे रॉबोट्स बहुत टाइम पहले आ गए थे, रॉबोट भी, और जो टेस्ला कार, सेल्फ ड्राइविंग कार काफी टाइम से है, वो भी एक एआई है। आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो और आपको उसी तरह की वीडियो दिखने लग जाते हैं, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। दैट इज आल्सो एआई। तो उसको पता लग रहा है, वो समझ रहा है और कोई ना कोई डिसीजन ले रहा है, और दैट इज एआई, दैट इज होल सब्जेक्ट। अब व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है कि हम मशीन को ट्रेन करते हैं, मशीन लर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल के एक बच्चा है, आप उसको एक एप्पल दे दो, एक मैंगो दे दो, एक बनाना दे दो। अब बच्चे को ये चीज नहीं पता है कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बनाना है, ठीक है। आप उसको, जैसे जिसको सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं, कि आप उसको बताओगे कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बनाना। आप उसकी फोटोज दोगे, कितनी बार बोलोगे कि ये मैंगो है, ये मैंगो है, वो सीख जाएगा कि दिस इज मैंगो, तो आगे से इसको मैंगो कहना है। ऐसी शेप के फ्रूट को मैंगो ही कहेंगे, ये येलो होता है। और फिर आप बनाना का बोलोगे, ऐसी शेप के फ्रूट को बनाना ही कहना है। ऐसे ही इस एआई को, जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कैट्स की मिलियंस ऑफ पिक्चर दे दी, तो वो पैटर्न सीख गया कि ये पिक्चर है और ये इसका टेक्स्ट साथ में दिया गया, लेबल डाटा कि ये कैट है,
ये भी पिक्चर है, ये भी कैट है, उसको हजारों बार लाखों बार ट्रेन कर दिया कि ऐसी चीज कैट ही बोलते हैं इसको। तो अगली बार उसको बोलोगे कि ये कैट क्या है तो सीख जाएगा, जैसे हम सीखते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग भी तीन तरह की होती है, वो मैं हम ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ कि दैट इज अ थ्री टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। दैट इज वन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग, कि आप उसको डाटा, आपको उसको इमेजेस भी दे रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल, और उसके बाद ये भी बता रहे हो कि ये कैट है। सेकंड होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, आप उसको लेबल नहीं दे रहे हो, सिर्फ डेटा दे रहे हो, टेक्स्ट दे दिया, सेंटेंसेस दे दिए, ये नहीं बताया कि ये सही है गलत है, जस्ट उसको डाटा दे दिया। डाटा में वो खुद पैटर्न ढूंढ के वो लर्न कर लेता है कि इसमें जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ओके ओके, तो अगर आपको फर्स्ट टाइम उसको ये बताओगे कैपिटल ऑफ इंडिया इज, उसे पूछोगे, ठीक है, लेकिन जब आप उसको ट्रेन कर दोगे, ट्रेन कहां से करोगे, लाखों इंटरनेट से टेक्स्ट दे दोगे, बिलियंस ऑफ इंटरनेट पेजेस दे दोगे, विकिपीडिया दे दोगे, तो उसमें बहुत बार ये आएगा कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। उसने खुद ही सीख लिया कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, क्योंकि उसने इतनी बार उस टेक्स्ट को कंज्यूम कर लिया, उसमें से पैटर्न ढूंढ के ये पता लग गया कि ये कैपिटल की बात कर रहा है। कैपिटल का मतलब राजधानी, स्टेट की जो कैपिटल है, नॉट दैट कैपिटल ऑफ फाइनेंस कैपिटल वी कैन से। अंडरस्टूड। ओके, सो दिस इज द मशीन लर्निंग। एंड उसके बाद उसका सबस्ट्रेट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में वो क्या करता है कि उसको हम डाटा नहीं देते, वो खुद मीनू से उस, जैसे विजन मॉडल होते हैं, वो खुद सीखता है डाटा से, मीनू से। उसको सुपरवाइज या अनसुपरवाइज डाटा नहीं दिया जाता, उसको उसमें टेक्स्ट भर दिया जाता है, टेक्स्ट भर दिया, जैसे उसको आप बोल सकते हो कि 1 बिलियन इमेजेस दे दी। 1 बिलियन इमेजेस में उसमें डीप नेटवर्क में उसमें लेयर्स होती है, न्यूरल नेटवर्क लेयर होती है, उसमें वो खुद डाटा को कैटेगराइज करेगा, कैटेगराइज करके जो एक जैसी चीज दिखती है उसको अलग करेगा, दूसरी जैसी चीज दिखती है उसको अलग करेगा। तो वो खुद अपने नेटवर्क के लेयर से चीजों को सीखता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। तो इस तरह से एक एआई को ट्रेन किया जाता है, अलग अलग तरह से डाटा से ट्रेन करते हैं। अंडरस्टूड। सो सर, ये आपने एक वर्ड बोला विच इज एलएलएम, तो ये एलएलएम क्या होता है? LLM is a, you can say like a brain of AI, like it is a large language model। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में आप बोल सकते हो कि दिस इज द ब्रेन ऑफ एआई और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे आप सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कि ये क्या करके देगा, इसका बेसिक जॉब क्या है कि ये आपको नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करके देगा। ओके, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करने के फॉर एग्जांपल के द कैट इज सिटिंग ऑन फ्लोर, फॉर एग्जांपल द कैट इज सिटिंग ऑन, तो उसके बाद क्या वर्ड आना चाहिए? आप पूछोगे एलएलएम से कि वेयर कैट इज सिटिंग, तो उसको आंसर देना पड़ेगा द कैट इज सिटिंग ऑन फ्लोर। उसको कैसे पता कि फ्लोर बोल रहा है? तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि एलएलएम को बिलियंस ऑफ टेक्स्ट टोकन्स से ट्रेन किया जाता है। तो व्हाट इज एलएलएम? वो प्रेडिक्ट करता है, ऑल एलएलएम की जो भी कोई भी आउटपुट है दैट इज अ प्रेडिक्शन। ओके, वो श्योर नहीं है, मीन टू से हम जैसे हमारा माइंड काम करता है, हमारे माइंड को लाखों बार ट्रेन किया गया है कि ये पानी है, तो हम उसको पानी बोल रहे हैं, ठीक है, हमें श्योर है। लेकिन कई बार हमें देखकर कुछ पता नहीं लगता कि पानी की जगह कुछ भी हो सकता है। तो एलएलएम को भी ऐसे लग सकता है कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। जैसे आपने पूछा कि द कलर ऑफ हैट इज दिस, देन उसके पास, जैसे हम एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, उसके पास कलर्स बहुत है, लेकिन जो पीछे से कॉन्टेक्स्ट चल रहा होगा, जो यूजर का जो इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कलर बेस्ट होगा, वो 10, जैसे फॉर एग्जांपल वो 10 प्रोबेबिलिटी निकालता है कि ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्लैक की पॉसिबिलिटी उसको लगता है कि 90% है, और येलो की जो है वो उसको लगता है 8% है। या बोल सकते हो कि ब्लैक की पॉसिबिलिटी 50 है, येलो की 40 है, दूसरे की 30 है।
तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी होगी टोकन की, वो आपको सामने लाके आंसर दे दे। और ये प्रोबेबिलिटी आएगी कैसे? ये प्रोबेबिलिटी आएगी ट्रेनिंग से। Okay. ट्रेनिंग में जितनी जितनी बार उसको बोला जाएगा कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी, 99% आएगी। तो ये तो स्टैटिक चीजें हैं, स्टैटिक चीजों में तो प्रोबेबिलिटी है 100% उसको श्योर है कि कैपिटल न्यू दिल्ली की। लेकिन कई चीजों में एम्बिग्यूटी होती है, उसके दो आंसर्स हो सकते हैं, फिर वो प्रोबेबिलिटी निकालता है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए वो अपनी डीप लेयर नेटवर्क से जहां पे ट्रेन किया गया है डाटा, उसको डाटा से, तो उसको वो निकाल के उसमें से टोकन नेक्स्ट करके एक से कंपेयर करके पूरा, यू कैन से दैट, मैं आपको एक रिसोर्सेज दे सकता हूँ कि आप लिंक में दे देना कि अगर किसी ने समझना है कि ये एलएलएम काम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली और एनिमेशन से, दैट वीडियो इज बेस्ट ऑन द अर्थ। Sure. आप उससे सीख सकते हैं। Yeah, I will share. Sir, मतलब लोग बोलते हैं, मतलब even Meta is saying कि our model is trained by this many tokens. I don't know whether it's a token word or it's any other parameters. Yes. So Google मतलब कंपैरिजन आता है कि मेटा का ये मॉडल आया उसके इतने पैरामीटर से ट्रेन है, या फिर ChatGPT 5 आया वो इतने पैरामीटर से ट्रेन है। तो ये पैरामीटर्स क्या होते हैं और इसको ट्रेनिंग कैसे, मतलब बेसिकली ट्रेनिंग कैसे होता है? अब इसको मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन सही में इसको अगर समझना हो तो आपको एनिमेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो मैं आपको रिसोर्सेज शेयर करूंगा। पैरामीटर्स, जितने ज्यादा पैरामीटर्स एक एलएलएम, पैरामीटर्स उसके वेट्स होते हैं। ओके। वेट्स का मतलब कि उसको बताया गया है कि ये डाटा है, उसको सुपरवाइज लर्निंग से बताया गया है कि ये चीज, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। उसमें वेट बनाए गए हैं, उसको क्लियर करके दिया गया है, वो वेक्टर्स में होता है, नॉट इन नॉर्मल लैंग्वेज। तो जितने वेट एक एलएलएम में है, उतने अच्छे से वो चीजों को समझ पाएगा, उतने अच्छे से वो चीजों को रीजन कर पाएगा, सोच पाएगा, क्रिएटिविटी में, फैक्ट्स में, किसी भी चीज में। तो फॉर एग्जांपल किसी मॉडल के 14 बिलियन पैरामीटर्स हैं, उसको 14 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन किया गया है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स लाइक कि एक बच्चे ने एक बुक पढ़ी है और एक बच्चे ने पढ़ी है 100 बुक। The person who is having knowledge of 100 books will have a better analysis और उसका इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। नहीं, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। ट्रेनिंग डेटा इज डिफरेंट के उसको कितने ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन किया गया है, उसको कैट की 1000 इमेजेस दिखाई है या 1 लाख इमेजेस दिखाई है, वो ट्रेनिंग है। पैरामीटर इज समथिंग लाइक के आप बोल सकते हो कि पैरामीटर्स में आपको एक चीज को उसको बताना कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, इस चीज से चीजें आप आगे जाके प्रेडिक्ट कर सकते हो। Okay. उसको टर्निंग पॉइंट्स देने, दैट इज द यू कैन से कि पैरामीटर वेट्स है ये मॉडल के। जैसे इमेज मॉडल में वेट्स होते हैं कि इन वेट्स पे ट्रेन किया गया है। Okay, ठीक है। So yeah, please. Training data is a different and models, weights and parameters are different. Okay sir, so हम टेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं और इमेज पे जाते हैं। So ये टेक्स्ट से इमेज कैसे बनता है? और मैंने कुछ सुना था अबाउट डिफ्यूजन मॉडल, तो बिकॉज मिड जर्नी जब रिसर्च कर रहा था तब मैंने थोड़ा डिफ्यूजन मॉडल के बारे में जाना था। तो वो डिफ्यूजन मॉडल क्या होता है और इसकी कुछ लिमिट होती है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि जब भी मैं मेरा फेस बनाना चाहता हूँ तो डोंट क्रिएट द एग्जैक्ट फेस, वो थोड़ा तो आगे पीछे कर देता है। एक्चुअली मॉडल्स, जो इमेज मॉडल्स है, बेसिकली वो डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन हम किसको बोलते हैं कि मैं आपको शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि जैसे आपने 1000 इमेजेस उसकी एक कैट की दे दी मॉडल को, उसको ट्रेनिंग में हमने इमेजेस दे दी, तो वो क्या करेगा, उसमें नॉइस ऐड करता रहेगा। नॉइस फॉर एग्जांपल के
आप बोलो कि नॉइस हमारे वो नहीं होता है जो टीवी में चलता था कई बार, टीवी इमेज ब्लर या डॉट डॉट आते थे, डॉट डॉट डॉट, वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा होता कुछ नहीं है। तो उसमें नॉइस ऐड करता रहता है, नॉइस ऐड करता रहता है जब तक वो बिल्कुल नॉइस नहीं बन जाता, बिल्कुल एक स्टैटिक चीज नहीं बन जाती। तो उसको वो उसने इमेज को वहां पे चेंज करना है, और उसमें कितनी नॉइस ऐड की गई है वो उसके पैरामीटर्स बने। ठीक है, कल को वो जब उसने जनरेट, ये तो ट्रेनिंग है, उसको बता रहे हैं कि कैट को हमने, अगर कैट को स्टैटिक इमेज में लेके जाना है तो ये प्रोसेस है। कल को जब हमने टेक्स्ट देना है कि कैट की इमेज बनाओ, तो वो एक स्टैटिक इमेज लेगा और टेक्स्ट लेगा कि ये कैट आपने बोला है, तो वो उसको पता होगा कि कितनी नॉइस इसमें हटानी है कि ये वापस कैट बन जाए। ओके। जैसे हम रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली पहले कलर्स आप बिछा दो, उसके बाद कलर्स को बीच में से निकालते हैं कि वो राउंड बन जाए। तो जब इमेज जनरेट होती है एआई में, वो खाली कैनवस उठाता है, एक तरह से कैनवस पेंटिंग खाली उठाता है, उसमें से वो आगे जाकर नॉइस हटाता रहता है, रिडक्शन करता रहता है। हाँ जी, रिडक्शन करता रहता है। और कितनी करनी है रिडक्शन, किस पिक्सल पे कितनी करनी है, वो उसको ट्रेनिंग में पता है, क्योंकि उसको बताया गया था कि कैट में कितनी नॉइस ऐड करके स्टैटिक बना था, और अब इसको कितनी नॉइस हटाकर वापस कैट बनेगा। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इमेज जनरेशन, और इसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। सब तो इसके लिमिटेशंस क्या है अभी के हिसाब से? अभी के हिसाब से लिमिटेशन जस्ट अभी सैचुरेटेड हो गया है बिल्कुल इमेज में। तो देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ कि कभी भी एआई में हमने ये नहीं कहना कि एआई ये नहीं कर सकता। आज से 2 साल पहले हमें लगता था कि यार ठीक है, मिड जर्नी ने इमेज बना ली, लेकिन ये वीडियो कैसे बनाएगा? 180p वीडियो तो कभी नहीं बना सकता। आप गूगल वीडियो देख लो, अगर वीडियो बनाओगे तो उसमें फिजिक्स को कंट्रोल नहीं करोगे आप, एलिमेंट्स को, वो भी आज हो रहा है। ठीक है, फिर आप बोलोगे ऑडियो कैसे ऐड करोगे? अब ऑडियो भी हो रही है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो, मैं ऐसे बात करता हूँ कभी दोस्तों से कि किसी भी चीज को अगर आप टोकन्स में कन्वर्ट कर दो तो एआई कैन अंडरस्टैंड। पहले हमने टेक्स्ट को टोकन में कन्वर्ट किया, टोकन से वो वेक्टर डाटाबेस बनता है, मैट्रिक्स नंबर्स बनते हैं। इमेजेस को हमने टोकन्स में कन्वर्ट किया नॉइस से, तो उसका भी हमने वेक्टर डेटाबेस बना लिया। वीडियो को फ्रेम में किया, फ्रेम से इमेजेस, उसको भी हमने कर लिया। फिर हमने ऑडियो को भी उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टोकन में कन्वर्ट किया, उसको भी ट्रेन कर लिया, उसको भी एआई ने समझ लिया। दुनिया में किसी भी चीज को अगर यूनिवर्स की रियलिटी को अगर हम टोकन में कन्वर्ट कर दे तो वो उसको भी समझ जाएगा। वी जस्ट नीड टू बी एबल टू कन्वर्ट इन टोकन्स। तो जितनी जल्दी जितना ट्रेनिंग डाटा होगा, जितने अच्छे एल्गोरिदम उस पर लगेंगे, और जितना अच्छे से उसको, देखो इमेज में जनरेट करना और एडिट करने में बहुत डिफरेंस है। ओके। ज्यादातर जो जरूरत होती है हमें इमेज जनरेशन में, वो एडिटिंग की होती है। मिड जर्नी में जब आया था उसमें जनरेशन थी, एडिटिंग नहीं थी। एडिटिंग मतलब कंसिस्टेंसी, एक तो फेस की कंसिस्टेंसी होगी। फिर उसमें अगर आपने टेक्स्ट लिखा है कि उस पे लिखा है टैकी गैरी, उसको टैकी की वाई को एक और वाई वहां पे लगानी है, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी ये पॉसिबल है। आप उसको सिर्फ बोल दो कि एक वाई के आगे एक वाई लगा दो, तो जैसे क्वेन ओपन सोर्स मॉडल है और नैनो बनाना है गूगल का, ये कर रहे हैं इजीली। तो मुझे लगता है कि इमेज का तो सोल्यूशन हो चुका है, अब वीडियो में जाना बाकी है। वीडियो हो रहा है लेकिन वीडियो का काफी लंबा चलेगा। इस वही वीडियो के क्वेश्चन पे इसके बाद हम आएंगे। सो मैंने काफ़ी सारी इमेज आपकी देखी थी जो आपने एआई से जनरेट की थी। ओके, तो वो आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया था? मैंने एक्चुअली जो मैं टेस्टिंग करता हूँ वो मैं ओपन सोर्स मॉडल की करता हूँ। ओके। उसके लिए मैंने क्वेन अलीबाबा का मॉडल है क्वेन, और क्वेन इमेज एडिट मैंने यूज किया था वहां पे। तो वहां से एडिट मैं एडिटिंग देखना चाहता था। नैनो बनाना को भी टेस्ट किया है। तो ये आपने अपने मतलब आपने कोई जीपीयू रखा है जिसमें आप इंस्टॉल करते हो, या कोई?
हाँ, जो ओपन सोर्स मॉडल की टेस्टिंग है वो मैं अपने जीपीयू पे करता हूँ अपने, क्योंकि आपको अगर टेस्टिंग बहुत ज्यादा करनी है तो फिर आप सर्वर से करोगे तो आपको काफी ज्यादा उसका रेंट आ जाएगा। तो ट्रू। मेरे पास जीपीयू 5090, एनवीडिया 5090 है, 32 GB वीरैम। उस पे मॉडल्स जब रिलीज होते हैं तो उसके वेट रिलीज कर दिए जाते हैं, तो वेट्स को डाउनलोड करके अपने लोकल सिस्टम पे हम उसको चला सकते हैं। तो लोकल सिस्टम विदाउट एनी इंटरनेट एक बार जब डाउनलोड हो गया तो विदाउट एनी इंटरनेट यू कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ इमेजेस ऑन योर लोकल पीसी। तो आपको जरूरत नहीं है इंटरनेट की भी। तो आप ओपन सोर्स मॉडल को डाउनलोड किया सिस्टम पे, उसके बाद आप जनरेट कर रहे हो, कहीं पे भी बैठे हो यू कैन जनरेट जस्ट, क्योंकि जीपीयू आपके पास है, मॉडल्स आपके पास है, ट्रेनिंग डाटा आपके सिस्टम में है, सब कुछ सिस्टम पे ही है। तो यू कैन, मैंने इसके लिए लोकल किया था, लेकिन जब मैं नैनो बनाना को करता हूँ जैसे, तो जो प्रोप्राइटरी मॉडल है जैसे मिड जर्नी को करना, सी ड्रीम को करना, नैनो बनाना को करना, चैट जीपीटी को करना, उसके लिए तो आपको फिर उनकी प्रोप्राइटरी जो चैटबॉट्स होती हैं वही यूज करनी पड़ती हैं, सो उनकी सर, वेबसाइट। गौरव आपने दो वर्ड यूज किए, एक यूज किया ओपन सोर्स, एक यूज किया प्रोप्राइटरी। तो कैन यू जस्ट गिव द डिटेल लाइक ओपन सोर्स में ओपन सोर्स मॉडल्स क्या होते हैं और प्रोप्राइटरी मॉडल क्या होते हैं, और इन दोनों में कोई मतलब ओपन सोर्स है, मतलब एज एज वर्ड मेंशन ये फ्री है, तो उसमें कुछ लिमिटेशन होती है या इट्स सेम लाइक नैनो बनाना? कोई भी अगर आप एआई का मॉडल यूज करो, टेक्स्ट मॉडल, इमेज मॉडल, वीडियो मॉडल, ऑडियो मॉडल, टीटीएस, टेक्स्ट टू स्पीच, उसमें आपको दो तरह के मॉडल मिलेंगे बेसिकली। एक है ओपन सोर्स, सेकंड इज क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स में क्या होता है कि आपको मॉडल, सारा मॉडल, मॉडल के वेट्स, मॉडल के पैरामीटर, उसके कोड, सारा कुछ आपको ओपनली मिल जाता है, जैसे गिटहब से या कहीं भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो मॉडल्स आप अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हो ऑफलाइन, अगर आपके पास अच्छा जीपीयू है तो वो फ्री होता है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती। चलो जो सेफ्टी की हाई लेवल की लिमिटेशन तो होती है, लेकिन ऐसे पॉलिसीज वगैरह नहीं होती। आप उसमें से कुछ भी बनवा सकते हो जो आपको, दैट इज सेफ ऑफ वर्क। तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है अभी कितनी बार इसको यूज करना है, आपके जीपीयू पे डिपेंड करता है कि आप उससे 1000 इमेजेस निकाल लो, 1 लाख इमेजेस निकाल लो, उसमें से आप पे डिपेंड करता है। और ये ओपन सोर्स है और आप इसको ट्रेन भी कर सकते हो। आप इसको मॉडल को उठा के अपने और डाटा को ट्रेन करके अपना नया मॉडल भी बना सकते हो, दैट इज ओपन सोर्स, इट्स टोटली फ्री। लेकिन आपको जीपीयू चाहिए, एआई में आपको जीपीयू चाहिए ही चाहिए। आप ओपन सोर्स मॉडल, अगर आपके पास जीपीयू नहीं है तो आप ओपन सोर्स मॉडल को एक कोई भी सर्वर पे, जैसे कि आप रन पॉड पे या रेप्लिकेट पे आप यूज कर सकते हो, वहां पे भी मॉडल्स ओपन सोर्स सारे अवेलेबल है, तो आप सर्वर स्पेस लेके भी यूज कर सकते हो। अब सेकंड इज क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स या प्रोप्राइटरी मॉडल, जैसे गूगल का जेमिनाई है, नैनो बनाना है, चैट जीपीटी है, ऑडियो में 11 लैब्स है, वीडियो में इसका सौरा है चैट जीपीटी का, या गूगल का VO3 है, और रनवे ML है, ये प्रोप्राइटरी है। ये आपको मॉडल के वेट्स नहीं प्रोवाइड करते, ये आप इसको बताओ, ये आपको इनपुट लेके आउटपुट दे देगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। ओके। लेकिन एज ये कंपनीज के पास बहुत सारी फंडिंग है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, तो ऑब्वियस है कि ये बहुत बेस्ट चीजें बनाते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें बना रहे हैं, इतना जीपीयू दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे वांट टू वर्क। तो हमसे वो एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, छोटा सा कॉस्ट लेते हैं। लेकिन आजकल तो इंडिया में चैट जीपीटी भी फ्री है, परप्लेक्सिटी भी फ्री है, अभी जेमिनाई भी फ्री हो गया। तो इट्स लाइक एआई को यूज करने में आज के टाइम में कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। सो अभी टेक्स्ट हमने देख लिया, हमने इमेज कैसे बनता है वो देख लिया। नाउ लेट्स जंप टू अ वीडियो, बिकॉज वीडियो इज वेरी रीसेंट। मतलब लोग पहले बोलते थे वीडियो नहीं बन सकता, वीडियो विथ ऑडियो नहीं बन सकता, बट VO3 जस्ट लॉन्च, मतलब इंडस्ट्री लेवल, मतलब मूवी की तरह वीडियो बनते हैं। तो हाउ एग्जैक्टली ये वीडियो कैसे बनते हैं एआई में?
वीडियो का एआई में कैसे बनते हैं, इट्स वेरी टेक्निकल। तो इसमें मैं आपको फिर एक इसको समझना हो तो मैं आपको बताकर नहीं समझा सकता है। वीडियो इज सेट ऑफ फ्रेम्स, सेट ऑफ 100% फ्रेम्स। मतलब उसमें उसमें हम मतलब कोई सोर्स की लिंक डाल देंगे, बट द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू लर्न इज कि अगर मुझे एआई का वीडियो जनरेट करना है तो मेरे टॉप अप्रोचेस क्या होंगे, और अभी के मॉडल कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। वीडियो का जो रेवोल्यूशन है वो अभी जस्ट 2025 में स्टार्ट हुआ है, सही वीडियो जो प्रोडक्शन लेवल की आप यूज करते। इससे पहले मॉडल थे, जैसे चैट जीपीटी ने सोरा लॉन्च किया था, फर्स्ट सोरा, और गूगल का कोई वीडियो मॉडल नहीं था, वो इंटरनली लैब में यूज कर रहे थे। रनवे एमएल का मॉडल अच्छा था लेकिन उसमें ऑडियो नहीं था। और एवेटार वीडियो में हेजन था, वो अभी भी प्रोमिनेंट प्लेयर है कि आपका रेप्लिका बना के बात कर सकते हो। लेकिन 2025 में एक तो जब Veo 3 आया, अब Veo 3.1 आया। Veo 3.1 आपको वर्टिकल ऐड भी दे रहा है, वीडियो जनरेशन दे रहा है, और ऑडियो तो Veo 3 सपोर्ट कर ही रहा है। ठीक है, आप ऑडियो करवा सकते हो। अब वीडियो में तो इतना ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया है कि सोरा 2 बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं। अब तो ओपन सोर्स मॉडल्स बहुत अच्छी, जैसे ओपन सोर्स में वान सबसे अच्छा मॉडल है, वान 2.2 चल रहा है, और एवेटार वीडियो में वान में इनफाइनाइट टॉक चल रहा है। वो आपको जो आपने मेरे चैनल पे मेरी ये वीडियो देखी है, वो ओपन सोर्स है। वो ओपन सोर्स से मैंने लोकल सिस्टम पे ही बनाए हैं। ग्रेट सर। और वान में जो वान चाइनीज मॉडल, मैक्सिमम मॉडल जो ओपन सोर्स लॉन्च हो रहे हैं, ऑल इज फ्रॉम चाइना। वो सारे चाइना के। एक आप ब्लैक फॉरेस्ट लैब के फ्लक्स मॉडल छोड़ दो, बाकी सारे मॉडल्स आप चाइना से मिल रहे हैं। और वीडियो में बहुत ज्यादा मार्केट है, क्योंकि वीडियो में एस्थेटिक्स, कैमरा एंगल, फिर लाइटिंग, देन मोशंस, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एआई को आपको ट्रेन करना पड़ता है कि यहाँ से फुटेज ऐसा लग रहा है, यहाँ से ऐसा। उसके बाद फिजिक्स होती है, जैसे कि आपने कुछ आप पानी पी रहे हो, तो जो पानी है वो मैटर है, वो आपके माउथ में कैसे जा रहा है, वो एआई को पता होना चाहिए कैसे जा रहा है। अगर वो सीधा जा रहा है कि नेचुरल पानी की तरह नहीं लग रहा है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसमें अब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 1-2 साल में तो, अभी आप 2 साल में आप पूरी मूवी देख सकते हो एआई से। शॉर्ट मूवी तो आ रही है, फुल मूवी की बात शॉर्ट मूवीज तो आ रही हैं। अभी अभी ही नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज लॉन्च की, आई थिंक कुरुक्षेत्र, या वो पूरी जियो हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार सॉरी। तो उसमें वो पूरी ऐसे बनी हुई है। अभी आपने बात किया कि आपके पास एनवीडिया का प्रोसेसर है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि एनवीडिया के जीपीयू इकोसिस्टम ने एआई प्रोसेस और कंप्यूट को कैसे चेंज कर दिया है। NVIDIA is you can say the biggest player in the GPU market. First company recently crossed $5 trillion market cap. तो NVIDIA में क्या है कि मैं आपको पहले एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे LLM काम करता है, LLM में क्या है कि आपको जो, देखो पहले क्या था कि व्हाट इज योर नेम, तो माई नेम इज गौरव, माई के बाद इज की इंपॉर्टेंस थी, इसके बाद नेम की, नेम के बाद इज की या गौरव, ऐसी सिक्वेंशियल होती थी आउटपुट कि एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन अगर आपको एआई में आपको अच्छी प्रोसेसिंग और अच्छी स्पीड चाहिए, तो आप सिंगल सिक्वेंशियली आप प्रेडिक्ट नहीं करवा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर वर्ड को, वो एक गूगल के रिसर्चर्स ने एक लॉन्च किया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, अटेंशन इज ऑल यू नीड, 2017 में, 2017 में। वो दैट वाज आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, एआई के लिए। एआई उसके बिना नहीं हो सकता था,
उस रिसर्च पेपर के बिना। वो 12 जने जो गूगल के एम्प्लॉय थे, कुछ और लोग, उन्होंने ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म लॉन्च किया था, एलएलएम, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्ट जो बनाया था। उसमें क्या है कि सेल्फ अटेंशन वर्ड एक पैरेलली एक दूसरे से बात करते हैं। ओके। आपने एक पैराग्राफ दिया तो उसको प्रोसेस ऐसे नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड होगा, सारे वर्ड आपस में बात करेंगे, और उसके बाद जो उसकी ट्रेनिंग होगी उसको देख के पता लगेगा कौन सी वर्ड की एम्फेसिस ज्यादा है, कौन सा वर्ड ज्यादा भारी है, या आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंस किसकी है। जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया में जो कैपिटल है, वो कैपिटल किस चीज की बात हो रही है, राजधानी वाली कैपिटल की बात हो रही है, या वो जो कैपिटल एसेट वाला होता है उसकी बात हो रही है। तो वो आपको कैपिटल से तो पता न चलेगा, तो आपको आजू बाजू वाले वर्ड्स देखने पड़ेंगे, तो एक दूसरे से बात करवानी जरूरी है। तो इसको सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल थी? ये चीजें पॉसिबल थी पैरेलल प्रोसेसिंग से। अब सीपीयू तो एक टाइम पे एक ही काम करता है। अब जीपीयू क्या करते थे? जीपीयू पहले यूज होते थे एनवीडिया गेमिंग के लिए, क्योंकि गेमिंग के लिए हाई लेवल प्रोसेसर यूज करना पड़ता था, बहुत ज्यादा हाई लेवल उसके, क्योंकि 120 फ्रेम पर सेकंड आपने स्ट्रीम करवाना है तो बहुत आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए। तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग का जो उनका ब्रेक थ्रू था, वो उनका बन गया यहाँ पे प्लस पॉइंट, क्योंकि यहाँ एआई में भी आपको कंप्यूट जो चाहिए वो पैरेलली चाहिए। और ऊपर से उन्होंने जो क्यूडा बना दिए, जो अपने सॉफ्टवेयर का एक लेयर बना दी, ये क्यूडा है, इसका कंप्यूट इंटेंसिफाइड जो फ्रेमवर्क बनाया पूरा, क्यूडा और CULLM ये फ्रेमवर्क बनाए हैं, वो सिर्फ हार्डवेयर नहीं प्रोवाइड करते, वो उस पे पूरा यू कैन से कि पूरा एक सेटअप रेडी करके देते हैं मॉडल्स को प्ले करने के लिए। तो इन्होंने एक इकोसिस्टम बना लिया है जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए सबसे बड़ी कंपनी बन गई, इसीलिए $5 ट्रिलियन की, क्योंकि देखो हर किसी को चाहिए, मुझे घर पे चाहिए, चैट जीपीटी को भी चाहिए, उनको मिलियंस ऑफ जीपीयू चाहिए, फिर आपको हर कंपनी जिसने खुद का भी एआई कुछ ट्रेन कर रहा है उसको भी चाहिए, जिसने जो बड़ी कंपनी जिसने एआई मॉडल लॉन्च करने हैं उसको भी चाहिए, जिसने इमेज जनरेशन करवानी उसको भी चाहिए, जिसने एजेंट्स बनाने उसको भी चाहिए, हर सर्वर को चाहिए। अब हर किसी की जरूरत क्या है? जीपीयूज। जीपीयू इज अ न्यू करेंसी। तो कंप्यूट जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा ट्रेन कर पाएगा, वो ज्यादा अपने प्रोडक्ट को नॉरिश कर पाएगा। दिस इज द टोटल गेम। सो थैंक यू। आपने जो एनवीडिया का पूरा पिक्चर बना के दे दिया कि एनवीडिया क्या करती है और कैसे एनवीडिया became $5 trillion, first $5 trillion company. So another word जो मतलब काफी बार सुनने मिलता है which is RAG, Retrieval Augmented Generation. So ये क्या होता है और एक्यूरेसी के लिए ये मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है इतना ज्यादा? इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो एलएलएम्स होते हैं, अगर आप उनको बहुत सारा डाटा दे देते हो, okay. 1000 वर्ड की पीडीएफ दे दिया आपने उसको, ठीक है, कि साथ में क्वेरी लिख दी कि इसमें ये चीज है, ये चीज बताओ, तो क्या होगा कि दो चीजों की जो दो डिसएडवांटेज आएंगी। एक तो वो मॉडल्स बहुत लेगा, मीन टू से यू कैन से दैट वो टोकन बहुत लेगा, कॉस्ट बहुत आएगी, सारी पीडीएफ वो पहले वो करेगा, स्कैन करेगा, समझेगा उसको, उसके बाद जितना डाटा एलएलएम के पास जाता है वो जितना ज्यादा होगा उतना हेलुसिनेट करता है, चांस ऑफ एरर ज्यादा रहता है। लेकिन आपको तो चाहिए, अगर आप अपनी कंपनी में 100 बंदे जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या है कि अपने सारे सिस्टम को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने डाटा को, सभी को एलएलएम से जोड़ना है। जोड़ोगे ना आप, दुनिया का 5% डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन 95% डाटा तो अभी भी प्राइवेट है ना। कंपनीज का है, मेरी कंपनी का, आपकी कंपनी का, इन्फोसिस का, गूगल का, वो प्राइवेट डेटा है, नॉट पब्लिक डेटा। तो उसको भी मेन स्ट्रीम में एआई में लाना है ना, फिर ही प्रोडक्टिविटी आएगी। तो फिर आपको उसको एलएलएम को कैसे जोड़ोगे?
एलएलएम को जोड़ने इसके एलएलएम को आपके प्राइवेट डाटा से जोड़ने के दो मेथड है। पहला मेथड है फाइन ट्यूनिंग, सेकंड है आरएजी। अब फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, आरएजी के समझने से पहले फाइन ट्यूनिंग समझना जरूरी है। मॉडल को फाइन ट्यून करोगे, आपके पास 1000 पेजेस की पीडीएफ है, आपने मॉडल्स, आपके पास एक मॉडल है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो ओपन सोर्स, उसको ट्रेन कर दिया कि ये मेरा डाटा है, अब इसके बाद मैं कुछ भी पूछूंगा अपनी नॉलेज प्लस इससे आपने जवाब देना, वो समझ जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है फाइन ट्यूनिंग का, कि ये कंप्यूट इंस्टेंसिव है। इसमें आपको ट्रेन करने में हर पैरामीटर को उस डाटा से ट्रेन करना पड़ेगा दोबारा। उसके 14 मिलियन पैरामीटर है, आपको देखना पड़ेगा कि यार थोड़े पैरामीटर, जैसे लॉरा होता है, थोड़े पैरामीटर पे ट्रेन करना है, सारे पैरामीटर पे ट्रेन करना है। जब जितने पैरामीटर पे ट्रेन करोगे आपकी उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी डाटा की। तो ट्रेन करना, उसके लिए जीपीयू चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, फिर आपको स्किल्स भी चाहिए, सब चाहिए ना। और वो एक फाइन ट्यूनिंग वाला मेथड है। सेकंड मेथड जो होता है आरएजी, इसकी जो प्रॉब्लम थी इसको आरएजी ने सॉल्व किया। आरएजी में क्या होता है कि आप एलएलएम में जाने से पहले एक पाइपलाइन बना दिया आपने, कि आपने अपना डाटा रख लिया एक डेटाबेस में कंपनी का। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको रख लिया। उसके बाद उस डाटा को आपने वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, वेक्टर्स में कन्वर्ट करके एक डाटाबेस में स्टोर कर लिया वेक्टर डाटा। अब आप क्वेरी देते हो। अब क्वेरी में जब क्वेरी जाएगी पहले अपने आपके डाटा के पास, उसको बोलते हैं रिट्रीवल, आर जो वर्ड है रैग में, रिट्रीवल। उसके बाद वो क्या करेगा कि उसका सिमेंटिक मीनिंग निकालेगा। दो तरह से सर्च हो सकती है, एक तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, दैट इज ए कीवर्ड सर्च। कीवर्ड मैच कर दिया तो ठीक है। लेकिन अगर 1000 पेजेस की एक बुक है, तो पीडीएफ है, तो आप अपनी क्वेरी दोगे, अगर कीवर्ड से मैच करोगे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसको इसका मीनिंग नहीं पता चलेगा। तो उसको आपको सिमेंटिक सर्च करना पड़ेगा। सिमेंटिक सर्च के उस पीडीएफ के हर जो डाटा है उसकी छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करके, जिसको चंकिंग बोलते हैं, डाटा को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद वेक्टर डाटाबेस में उसको स्टोर किया जाता है। फिर आपकी क्वेरी आती है, उसको एम्बेडिंग में चेंज किया जाता है, वेक्टर में चेंज किया जाता है। अब उस आपकी क्वेरी को प्रो डाटाबेस के जो वेक्टर डाटाबेस है उसको मैच किया जाता है। कौन सा प्रेडिक्टेबल चीज है जो अच्छी रहेगी, कौन सी मीनिंग या कौन सा नजदीकी डाटा है जो आपके क्वेरी के साथ मैच करता है, उसको लेके फिर एलएलएम को दिया जाता है। एलएलएम फिर जवाब देता है। इससे क्या होता है, एलएलएम के पास डाटा नहीं है, एलएलएम को तो हमने फाइंड ट्यून किया नहीं, उसने तो सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करनी है। फायदा क्या हो गया कि 1000 पेजेस की पीडीएफ थी, लेकिन हमें प्रोसेस तो वो 3-4 लाइन ही करनी पड़ी जो आपकी क्वेरी के साथ रिलेटेड थी। तो आपको बहुत सारा कंप्यूट पावर और बहुत जल्द बच जाता है और बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। दिस इज द रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन, कि आप अपने डाटा को कैसे क्वेरी के साथ यूज करके एलएलएम से आउटपुट ले सकते हैं। Great, sir. This is very normal language explanation of RAG. The next thing जो मतलब confusion लोगों को रहता है कि ये एजेंट, चैटबॉट और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, सो उसमें डिफरेंस क्या होता है? बिकॉज इनिशियली जब मतलब बिफोर चैट जीपीटी सारे लोग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यूज करते थे। एनी वर्क कैन बी डू विद द ऑटोमेशन। फिर आए चैटबॉट जिसमें हमने कुछ पूछा वो आंसर देता। अभी बहुत ही बज़वर्ड है एआई एजेंट। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑटोमेशन आप बोल सकते हो कि आपके पास कोई ईमेल आई, आपको पता है कि ईमेल में ये वर्ड है, उस ईमेल को आपने वहां पे फॉरवर्ड कर दिया। या आप बोल रहे हो कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, किसी ने कुछ एक बटन को दबाया और उसको वो चीज मिल गई। दिस इज ऑटोमेशन, स्मॉल लेवल ऑफ ऑटोमेशन, कि पता है कि एक वर्ड का मीनिंग ये है, ये हो जाएगा, ये नॉर्मल है। इट इज इसमें एआई का कुछ लेना देना नहीं। फिर आई चैटबॉट्स। चैटबॉट्स आपको आंसर देती है, उसमें क्या होता है, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपकी लैंग्वेज को समझ के, चाहे वो ऑडियो वीडियो टेक्स्ट हो, आपको समझ के
दे दिया। लेकिन चैटबॉट का ये है कि वो एक्शन नहीं ले सकते। वो आपको वो तो कर आपको आंसर तो दे देंगे, आपको ये बता देंगे कि कोड ये लिखना है, Okay. लेकिन वो कोड लिखेंगे नहीं। एजेंट्स क्या है? एजेंट्स क्या है? एजेंट्स इज कैपेबल ऑफ डूइंग एक्शन या टेकिंग एक्शन ऑन योर बिहाफ। यही का फायदा तो फिर होगा ना, वो खुद एक्शन ले। जैसे आपने देखना है कि यार मुझे दिल्ली जाना है, तो 22 तारीख की फ्लाइट कौन सी है, ये चैट जीपीटी आपको सर्च करके दे देगा। लेकिन आपने ये बोलना है चैट जीपीटी को कि जो 22 तारीख की फ्लाइट्स हैं उनमें ये देखे कि सबसे सस्ती कौन सी है, इतने बजे से आप उसको बुक कर दो मेरी तरफ से। आपने इतना बोल दिया और उसने बुक करके आपको सारे फाइनल दे दिया। दिस इज एआई एजेंट। ओके। एक्शन ले रहा है आपके प्रॉम्प्ट से। आप बोल सकते हो जैसे, और मैं कोई आपको एग्जांपल देता हूँ। सो अभी मैंने बीच में ही कुछ डेमो देखा था परप्लेक्सिटी का, जिसमें परप्लेक्सिटी प्रो से हम जोमेटो का ऑर्डर दे सकते हैं। या सो दैट इज अ टाइप ऑफ एजेंटिक एजेंटिक। और जैसे चैट जीपीटी भी काफी चीजें अब कर रहा है कि एजेंटिकली उस चीज को अकम्प्लिश कर रहा है, कि जैसे booking.com से बुकिंग करना, फिग्मा से डिजाइन बनाना, तो एक्शन ले रहा है, चीजें बना के भी दे रहा है। जैसे कोडिंग एजेंट्स आते हैं, जैसे कर्सर है, कर्सर से आप उसको बोल के नेचुरल लैंग्वेज से कोड लिखवा सकते हो, रन करवा सकते हो। क्लाउड कोड है आपके, जो विंडोज का टर्मिनल या मैक का टर्मिनल होता है, उसमें कमांड लिखने की बजाय आप उसको नॉर्मली बता सकते हो कि ये कर दे, वो आपको कमांड लिख के करके दे देगा। दैट इज एजेंटिक। तो ये 2025 में ये काफी ट्रेंड चल रहा है, और ये तो आने वाले 10 साल में चलेगा, क्योंकि ये बहुत फील्ड बहुत ज्यादा डीप है। सो कोई मॉडल को चलिए मुझे एक टास्क करवाना है, इट मे बी एजेंटिक एआई यूजिंग एमसीपी, ओके, बिकॉज बहुत सारे एमसीपी अभी अवेलेबल है। तो ये मॉडल का फाइनलाइजेशन करने के लिए कौन से पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, कि क्या ध्यान रखूं, व्हाट इज माय बेंचमार्क, या क्या देखना क्या है उसमें? इसमें काफी चीजें होती है। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है जो कि एक चैटबॉट से हो जाएगी, या आपको बहुत ज्यादा इंटेंसिवली यूज करना है। अगर इंटेंसिवली यूज करना है तो हो सकता है आपको ओपन सोर्स मॉडल ज्यादा हेल्प करे, बिकॉज कॉस्ट का बहुत फर्क आ जाता है। अगर आपका कोई स्पेशल तरह का टास्क ही है, आपने कुछ करना है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये मॉडल ऐसे काम करता है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस चीजों पे वो बेटर काम करता है। जैसे क्लॉड है, क्लॉड कोडिंग में ज्यादा अच्छा काम करता है, परप्लेक्सिटी रियल टाइम में ज्यादा अच्छा काम करती है, चैट जीपीटी जनरल पर्पस टास्क में अच्छा काम करती है। तो मॉडल की अब तो मैं लेटेस्ट पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले कि ये कंपनीज जो है चैट जीपीटी, गूगल, ये एक साइंटिफिक रिसर्च में अच्छा हो, तो कुछ ऐसे मॉडल है जो सर्च में अच्छे हैं, कुछ ऐसे मॉडल है जो हेल्थ केयर में अच्छे हैं। तो आपको जनरल पर्पस तो सारी चीजों से मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने डीप जाना हो तो आपको स्पेसिफिक मॉडल चूज करने पड़ेंगे। तो वो आपको पहले मॉडल का जो जैसे रिसर्च पेपर है वो पढ़ सकते हो आप, अगर टेक्निकल जा सकते हो तो। अगर नहीं जा सकते हो तो आप उसके स्कोर बेंचमार्क चेक कर सकते हो कि आपके यूज के अकॉर्डिंग वो बेंचमार्क आपका ठीक है। लेकिन ये अलग अलग मॉडल्स के कई बार किन चीजों में वो चीज अच्छी काम कर जाती है, कई चीज पर ये आपको सिर्फ करने से ही पता चलता है। तो गैरी, वी विल गो विद द नेक्स्ट, जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के जॉब जाएगा कि नहीं जाएगा। सो द फर्स्ट इज लाइफ एंड सोसाइटी। सो हमारे डे टू डे काम में क्या इम्पैक्ट आएगा, व्हाट एग्जैक्टली द क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस आएगा? डे टू डे जो हम काम करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में काम करते हो। जैसे आप आईटी सेक्टर में काम करते हो, उसकी एग्जांपल ये है कि आप अब इमेजेस जो आप यूज करनी है आपने,
वो एआई से जनरेट करवा रहे हो, कैप्शन एआई से लिखवा रहे हो, कुछ आपने वेबसाइट की कॉपी लिखवानी है वो एआई से करा रहे हो, ठीक है। कोड आपने वेबसाइट बनानी है तो उसका कोड जो है फ्रंट एंड का या बैक एंड का वो आप एआई से करवा रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बेसिक्स पता है तो एआई आपका काम मीन, अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो वो एक एआई आपका काम 5 मिनट में करके दे रहा है। तो आईटी सेक्टर में तो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि इसको एज ए डेंजर देखने की बजाय कि ये जॉब्स को ले लेगा, मुझे लगता है कि इसने एआई ने हमें ज्यादा एक सुपर ह्यूमन बना देगा हमें। कि फॉर एग्जांपल आपको चीजें आती है, पहले आप 10 लोगों की टीम से करवाते थे, अब वो एक एक पर्सन की टीम से करवा रहे हो, तो उसका कॉस्ट भी कम हो गया, क्वालिटी भी आ गई, तो नई चीजें आएंगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी, नए तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो कैरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब आपने जिस हिसाब से बताया कि एआई मतलब इट्स अ अपॉर्चुनिटी और हमें सुपर ह्यूमन बना देगा, बट ये सुपर ह्यूमन बनने के लिए कौन से स्किल सेट चाहिए अभी? ओके, तो स्किल्स, देयर आर सेट ऑफ स्किल्स जो आप पहले तो आपको फंडामेंटल, सबसे बड़ी बात के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि आपने मॉडल से काम कैसे करवाना है, मॉडल काम कैसे करता है। अगर कोई ओपन सोर्स मॉडल है उसकी क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेज है, कोई प्रोप्राइटरी मॉडल है उसके बारे में मॉडल की नॉलेज होना जरूरी है। फिर सबसे बड़ी बात जो है फंडामेंटल्स के बाद, दैट इज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप उसको प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हो, क्या प्रॉम्प्ट में आप उसको डिफाइन कर रहे हो, क्या टेक्स्ट टू टेक्स्ट प्रॉम्प्ट अच्छा दे रहे हो, क्या इमेज बनाने के लिए आप उसको बता रहे हो कि आपको लाइटिंग ये चाहिए, आपको कैमरा ये स्टैंडर्ड्स चाहिए, आपका एंगल ये होना चाहिए, ये बता रहे हो। और वीडियो में क्या आप उसको ये चीजें जो जो कैमरा एंगल है ये सारी चीजें बता रहे हो, ये बहुत जरूरी है। कैसे प्रॉम्प्ट को आप डिजाइन कर रहे हो, तो जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, जितना सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होगा, आपका आउटपुट उतना ही अच्छा है। सो बेसिकली Second, या यू वांट टू से कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबके लिए सीखना कंपलसरी है? प्रॉम्प्ट कंपल्सरी, देखो आपने, एआई ने किया गया है, एआई ने इंग्लिश लैंग्वेज को यूनिवर्सल लैंग्वेज बना दिया है। ओके, आप इंग्लिश लैंग्वेज से, मतलब इंग्लिश लगा लो, हिंदी लगा लो, आप नॉर्मल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज से कुछ भी पूछ रहे हो वो जवाब दे रहा है। आप सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो सॉफ्टवेयर बना रहा है, आप इमेज बना रहे हो वो इमेज बना रहा है, आप वीडियो बनवा रहे हो वीडियो बना रहा है, ऑडियो बना रहे हो ऑडियो बना रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, कोड लिख रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब बात सारी यहाँ पे आके रुक जाती है कि क्या आप जो उससे पूछ रहे हो वो इतना डिस्क्रिप्टिव है, क्या वो इतना अच्छे तरीके से पूछ रहे हो, वो चीज पे बहुत डिपेंड करता है। दैट इज द बिगेस्ट स्किल, ये आपको स्किल चाहिए ही चाहिए। और फिर आपको अगर ओपन सोर्स मॉडल है तो फिर आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होनी चाहिए, डिप्लॉय कैसे करना। अगर आप टेक्निकल हो, देखो एआई में काफी तरह के फेसेस होते हैं। सबसे पहले होता है एआई साइंटिस्ट जो इन चीजों में टॉप लेवल पे काम करते हैं, डीप लेवल। फिर होता है एआई रिसर्चर, रिसर्चर होते हैं जो कि जो साइंटिस्ट ने अपना जूस दिया है उसके अकॉर्डिंग डाटा को ट्रेन करके एक हाई लेवल पे प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी कैसे बना है, वो सेकंड एआई रिसर्चर्स का काम है। थर्ड आ जाता है एआई, आप उसको बोल सकते हैं इंजीनियर। चैट जीपीटी को यूज करके या क्लाउड को यूज करके आप एक सॉफ्टवेयर कैसे बना रहे हो जो एआई इनेबल्ड है। जैसे मैं हमने हमारी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि आप जो कपड़े लेने जाते हो क्लोथिंग, तो आप क्लोथ सिलेक्ट करते हो, अपनी फोटो अपलोड करते हो, तो वो क्लोथ आपके वर्चुअल ट्राई ऑन हो जाता है, आपकी बॉडी पे आपको पता लग जाता है। दिस इज द लाइक अपर लेयर ऑफ एआई, ये चीज ने हमने बिल्ड की है। दिस इज द एआई इंजीनियरिंग कि आप ऑलरेडी जो मॉडल्स है उसको यूज करके। फिर आते हैं एआई जर्नलिस्ट। एआई जर्नलिस्ट क्या होता है कि आपने चैट जीपीटी को अच्छे से यूज कैसे करना है, क्लाउड को अच्छे से यूज कैसे करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है। या आपने, आपको ये पता है कि आपने कंपनी में एआई का क्या फायदा है और अपनी कंपनी के एआई को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो।
दैट इज अ जॉब ऑफ एआई जर्नलिस्ट। एंड लास्ट में आ गए यूजर्स। यूजर्स को तो फिर आई थिंक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही आनी चाहिए, लेकिन जो नए नए मॉडल बन रहे हैं उनका बस एक ही मकसद है कि कम से कम प्रॉम्प्ट लिखवाकर अच्छे से अच्छी आउटपुट कैसे हो। Great, Gaurav, great, Gaurav. So let's come to last session, which is rapid fire. आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। Okay, so I'm starting. एक AI टूल जिसके बिना आपका दिन कंप्लीट नहीं होता। क्लाउड कोड। सबसे ओवर हाइप AI बज़वर्ड आपको क्या लगता है? एजीआई। एक क्रिएटर जो आपको इंस्पायर करता है? दैट इज रिसर्चर आंद्रे कारपथी। ओके, अगर टाइम ट्रैवल हो सकता तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देते? मैं मशीन लर्निंग सीखता। और नेक्स्ट क्या है? यूट्यूब, AI स्टार्टअप या रिसर्च पेपर, क्या करोगे आप? एआई स्टार्टअप हो गया है अभी, और कर रहे हैं। एआई स्टार्टअप कर रहे हैं, काफी सारे करेंगे और यूट्यूब पे आ रहे हैं। मींस अगर आप आज के टाइम में, एआई के टाइम में आप प्रोडक्ट बनाना इजी है बिकॉज वो आपके लिए बना रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे वैल्यू आ जाती है। सही बात। कितने अच्छे से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सारी वैल्यू टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज, क्योंकि बनानी इजी हो गई ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे काम आ गया। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने जा रहे हैं, मीन टू से एक चैनल अच्छा जिसमें एआई के रिलेटेड चीजें, और इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म पे वी आर गोइंग टू लॉन्च। अभी इंस्टाग्राम चल रहा है लेकिन उतना हम कंसिस्टेंटली नहीं चला रहे, लेकिन नेक्स्ट मंथ से हम उस पे कंसिस्टेंटली काम करने जा रहे हैं। तो एआई प्रोडक्ट्स एंड यूट्यूब। Sounds great. Gaurav, anything to end this podcast? Anything like I will say that कभी भी ये मत कहो कि एआई ये नहीं कर सकता या एआई वो नहीं कर सकता। बस एम्ब्रेस करो, चीजों को सीखो, फंडामेंटल सीखो। बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं, बहुत सारी डिसीजन के सोल्यूशन निकलने वाले हैं एआई से, बहुत सारा काम आसान होने वाला है, बहुत सारी क्रिएटिविटी होने वाली है, डिस्कवरीज होने वाली है। 2026 में ही आप देखोगे कि बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज यही कर रहे हैं। तो आपका काम है सीखना, बस लर्न एंड लर्निंग करते जाओ, एंड दैट इज शुड बी फाइनल डेस्टिनी। थैंक यू गौरव, बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था फ्रॉम योर थैंक यू वेरी मच टेकी गैरी to how you are building the AI and digital strategy to inspire and distribute the what exactly you are making. आपका जर्नी बहुत ही क्लियर था। क्लाउड या जो भी आपने डिस्कस किया, इट वाज वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग AI Unfiltered फर्स्ट एपिसोड। अगली बार मिलते हैं विद नेक्स्ट गेस्ट, and have a great rest of your day. Thank you.